नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली जेईई मेन का एग्ज़ाम खत्म हुआ है और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसने टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है, सारे क्वेश्चन अपने नोट से ही आए हुए हैं। अगर आपने पिछला 2 लेक्चर देखा होगा जो मैंने 27 जैन और 29 जैन का एनालिसिस किया था, उसमें आपने देखा होगा कि जितने चैप्टर हमने कवर किया है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो अपने ही नोट से आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो 30 जैन का पेपर हुआ है, उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं, उसका एक-एक करके दिखाऊँगा कि जितना टॉपिक हमने कवर किया है, सारे क्वेश्चन वो भी अपने ही नोट से आए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग अगर हमारे चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत होके प्रिपेयर करिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फिज़िक्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँगे। बस जितना कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, उसको अच्छे से सीखिए और उसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। उसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि जो अगला एक फेज का एग्ज़ाम होगा, जो अप्रैल या मई में होगा, उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी नोट से ही आएँगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, आज का जो पहला लेक्चर है, इस जितने क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन 30 जैन के पेपर को लेके करेंगे और जितना चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को मैं लिया हूँ। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। A ball of mass 100 gram is dropped from a height of 10 meter above the ground. The- It rebounds and reaches to a height of 5 meter above the ground. Find impulse of force exerted on ball by the ground in Newton second. तो देखो ये कह क्या रहा है कि कोई एक बॉल है। तो चलो एक ये बॉल है। अब ये 10 मीटर की हाइट से ज़मीन पे गिराया गया। तो जब ज़मीन पे गिराया गया, नीचे आके गिरा, ये है आपका ग्राउंड। इसको मैं जी से लिख दे रहा हूँ। ये है आपका बॉल। बॉल का मास कितना दिया हुआ है आपको? 100 ग्राम। और ये कितने हाइट से नीचे आया है? देखो क्वेश्चन में जैसे-जैसे दिया आप उसको विजुअलाइज़ करो। और ये आप देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब मैं आपको इम्पल्स का चैप्टर सिखाया था, उसमें इसके रिलेटेड सेम 3 से 4 क्वेश्चन कराया था। अगर आपको यकीन ना हो तो लॉ ऑफ मोशन में जो मैंने इम्पल्स का चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ आप जाके देखिए इसके कॉन्सेप्ट और सेम टाइप का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, केवल वहाँ पे डेटा चेंज था। तो चलो इसके डेटा को लिखते हैं 10 मीटर। इसके बाद बोल रहा है कि बॉल, अब देखो ज़मीन पे गिरा तो बॉल को अगर आप ज़मीन पे पटकते हो तो क्या होता है? ये वापस से उछल के कुछ हाइट तक आएगा कि नहीं? तो बोल रहा है कि फिर से रीबाउंड हुआ है। मान लेते हैं रीबाउंड होके यहाँ तक आया। अब जब यहाँ तक आया है, कितने ऊपर तक गया है? इसकी हाइट 5 मीटर तक फिर से वापस गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ज़मीन द्वारा जो इम्पल्स लगा, कितना लगा उसको आप बताइए। तो पता है ना इम्पल्स कब आता था? जब कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए काम करता था। जहाँ मैंने आपको कि कोई क्रिकेट का बॉलर अगर बॉल फेंक रहा है, तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो वहाँ इम्पैक्ट आता है। क्योंकि बहुत कम समय में बैट द्वारा बॉल पे बहुत हैवी फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे केस जहाँ पे बहुत ही हैवी फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई किए जाएँ, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या होता था? P इक्वल टू आपका क्या होता था? mv। इम्पल्स को हम I से लिखते थे ना, तो I इक्वल टू mv होता था। फिर अब देखो यहाँ कितने आ रहे हैं? 2 टाइप के आ रहे हैं। एक बार ये ऊपर से आया है 1 और फिर से वापस गया है। अब इसका कंज़र्वेशन मैंने आपको सिखाया था कि इम्पल्स का कंज़र्वेशन क्या होता है जो लीनियर मोमेंटम का था, तो वो आपका कांस्टेंट होता है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ I इक्वल टू आपका m, मास तो कांस्टेंट है, V1 प्लस mv2। अब किसी तरह अगर हमें V1 और V2 पता चल जाए, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। अब आपको पता होगा जब फ्री फॉल मोशन में मैंने सिखाया था, किसी हाइट से बॉल ड्रॉप करते थे तो V इक्वल टू क्या होता था? √2gh।
बस उसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। आई इक्वल टू एम रूट 2g(h1) प्लस एम रूट 2g(h2)। चलो अगला स्लाइड ऐड करते हैं। हम देखो एम रूट 2g दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। आई इक्वल टू एम, और क्या कॉमन है, रूट 2g, तो उसको भी कॉमन ले लेता हूं, रूट 2g। और इधर क्या बचेगा आपका, रूट h1 प्लस रूट h2। बस अब सारी वैल्यू आपको पता है, आप उसको रखिए और सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कितना इजी जेई ने क्वेश्चन पूछा था। एम की वैल्यू कितनी है, कितने ग्राम का बॉल है, 100 ग्राम का है, तो उसे किलोग्राम बनाने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 2 और जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। और रूट एच वन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर से आया है और वापस कितना गया है, 5 मीटर तक गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा आई इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 न्यूटन सेकेंड। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर आपको पता होगा कि इसमें, अगर आप एक कॉन्सेप्ट पता होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का, जहां मैंने डिस्कस किया था, तो बिना एक भी सेकंड की देरी के आप इस क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन 1 सही हुआ। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन नोट से ही आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जब वर्क पावर एनर्जी आपको सिखा रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, सेम टाइप के क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ स्मूथ inclined, then its velocity after descending height of हाफ मीटर इज। देखो ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जो एक इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस पे गिराई जा रही है। तो चलो कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, सरफेस है इंक्लाइंड, इसको रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका बॉडी है वो रखा हुआ है, यहाँ से इसको गिराया जाता है। जब यहाँ से गिराया जाता है तो ये बोल रहा है कुछ टाइम बाद ये बॉडी आपकी, मान लेते हैं यहाँ आके पहुंची। अब यहाँ जब आके पहुंची तो इसका कितना हाइट रह जा रहा है, 1/2 मीटर। बस जो डेटा दिया हुआ है उसको रखिए और इसको मान लेते हैं कितना है आपका, 1 मीटर, या एच मान लो, जो आपकी मर्जी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे जब h/2 हाइट पे आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसी को आपसे पूछ रहा है। तो यार इस पे मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराया है आपको। जब वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सिखा रहा था तो वहां पे क्या था आपका, चलो यहाँ लिख देता हूं फिर से। अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या कहती थी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, उसमें दोनों की एनर्जी कांस्टेंट रहती थी। चाहे आप ई प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट करो, चाहे इस पॉइंट पे आप दोनों का सम लोगे, किसी भी पॉइंट पे, जो मैंने ग्राफ लेके आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाया था ना कि एक इंक्रीज हो रही थी और दूसरी ऐसे डिक्रीज हो रही थी और टोटल एनर्जी इस टाइप की आई थी, उसी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एक घट रही थी तो दूसरी इंक्रीज हो रही थी। जैसा आप देखो ये टॉप पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और किसी भी एक भी पॉइंट पे लोगे तो दोनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, चाहे आप यहाँ पे लो, टॉप पे लो, चाहे इस इंक्लाइंड प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे लो। तो चलो उसी को हम लगाते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, भी इक्वल टू क्या बचा, √2gh। कितने हाइट पे आपको दिया हुआ है, भी इक्वल टू √2g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है आपकी कितनी, 1/2 मीटर। जब इसको हम पुट करेंगे ये कितना आएगा, 2×5 = 10 और भी इक्वल टू निकल के आएगा √10 मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ नहीं था, बस केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आया था। अगर आपको जरा सा भी वो लॉ याद होगा, अगर आपने सीरियस से लेक्चर अटेंड किया होगा, इस क्वेश्चन को आप हार्डली 20 से 30 सेकेंड में कर ले जाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद का एक नोट्स बनाइए और जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं उसको आप समझिए अच्छे से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस केवल पूछने का तरीका अलग होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कराया हुआ है, आप जाके देखोगे। और सेम क्वेश्चन, केवल डेटा चेंज है, पैटर्न सेम है। इस टाइप के मैंने 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे। देखो सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखो ऐसा मैंने एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा ही नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अगर हमारे लेक्चर को देखते हैं तो आप पूरा उसको देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपने देखा वो दोनों क्वेश्चन नोट से थे, ये तीसरा क्वेश्चन ये भी नोट से है। आगे के जितने क्वेश्चन है आप देखोगे सारे नोट से ही आए हुए हैं। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आपका एक ब्लॉक है ए, इसका मास है 2 केजी, एक और ब्लॉक है 4 केजी, ये पुली सिस्टम से अरेंज है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। किसका पूछ रहा है? 2 केजी ब्लॉक का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक। तो अब चलो हम मान लेते हैं एक डायरेक्शन में कि यहीं पे मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब देखो ये स्ट्रिंग कंटिन्यू है, अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ए भी पोर्शन क्या आएगा? ए एक्सेलरेशन से आएगा। और बी को मान लेते हैं बी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब देखो ये रस्सी फिक्स है, मैंने आपको सिखाया था, तो ये क्या रहेगी? ये तो कांस्टेंट रहेगी। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। तो मैंने पुल्ली सिस्टम में आपको एक देखो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मानो एक रस्सी है, एक ए से नीचे आ रही है, एक बी से नीचे आ रही है, और मानो पुल्ली आपकी सी से नीचे आ रही है, तो सी इक्वल टू क्या होता था? ए प्लस बी बाई 2। ये आपको सिखाया था कि नहीं? चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, हर जगह ये रूल फॉलो होता है। अगर ये आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर दे जाओगे। अब चलो इसका मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पे इसका mg आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? कौन सा कंपोनेंट? अगर यहाँ पे इसको हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा, यहाँ निकल के आएगा mg cos 30, और इधर निकल के आएगा आपका mg sin 30। देखो सिमिलर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। अब मैं इसका एक एक का FBD ग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मान लेता हूँ टेंशन लग रहा है T। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो इधर भी लग रहा होगा T ही। अगर यहाँ भी T है, एक मिनट टेंशन का कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे कि मैंने किया क्या। मान लेते हैं इस पे टेंशन T है, इस पे भी टेंशन T आएगा, तो इस पे कितना टेंशन आएगा? अगर ये टी है, ये टी है, तो ये कितना होगा? मिला के 2t टेंशन होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, एक एक का एफबीडी बना के इसको बैलेंस करके इक्वेशन लिखना है। तो चलो सबसे पहले 2 केजी ब्लॉक का हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ 2 केजी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, आपको अगर याद होगा आप जाके लेक्चर में देखिएगा, जहां मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सिखाया हुआ है आपको, वो प्लेलिस्ट में लॉ ऑफ मोशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप देख लीजिएगा। अब देखो 2 केजी ब्लॉक पे क्या लग रहा है? एक बैकवर्ड में एक टेंशन लग रहा है, मान लेते हैं इधर है टेंशन टी, और इधर क्या आपका कौन सा कंपोनेंट आया है? mg sin 30। और इसका एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg cos 30। और क्या लग रहा है? किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? हमने माना है ए डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। क्या और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं है। बस इसको बैलेंस करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बनाएंगे, इसी तरह एक बार हम 4 केजी का भी बना देंगे। तो चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन लॉ हम लिख रहे हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। y डायरेक्शन में कोई फोर्स बैलेंस करने के लिए है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। केवल हम x में लिखते हैं। अब देखो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना, m की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा 2g sin 30। जिधर मोशन कर रहा है वो पॉजिटिव आएगा, जिधर एक्सेलरेशन है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। t इक्वल टू 2 इंटू ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई?
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह हम 4 केजी का एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 केजी। अब जब 4 केजी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक तो इसका ग्रेविटी फोर्स आएगा जो नीचे ले जाएगा, तो कितना आएगा 4g, और इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना है b, और ऊपर कितना टेंशन लग रहा है 2t। अब देखो ए और बी में आपको एक रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा। तो अगर ये बी एक्सेलरेशन से पुल्ली ऊपर जा रही है तो ये कितने से आएगा, b इक्वल टू ए प्लस 0/2। जीरो मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये फिक्स है, ये तो रस्सी किसी से ऊपर जाएगी नहीं, केवल इस साइड का पोर्शन ही ऊपर जाएगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना, ये तो जीरो होगा। तो b इक्वल टू क्या निकल के आएगा, b इक्वल टू आपका निकल के आएगा a/2। इसको आप याद रखना। इसी को हम यहाँ पे पुट करते हैं, समेशन ऑफ f इक्वल टू ma लगाते हैं, ये आ जाएगा आपका 2t माइनस 4g इक्वल टू, ये कितने केजी है 4 केजी, 4, और इसका एक्सेलरेशन कितना है b, और हमने क्या निकाला है b इक्वल टू a/2। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट इक्वेशन थी वहां मैंने प्रूफ करके भी दिखाया थे आता कैसे है, यहाँ पे डायरेक्ट उसको मैंने यूज किया हुआ है। तो चलो b की वैल्यू पुट करते हैं, 2t माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू a/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2t माइनस 4g इक्वल टू 2a, और जब हम यहाँ हमें t की वैल्यू चाहिए तो t इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4g को हम उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 2a। 2a अभी 2 से नहीं डिवाइड करते हैं, 2t इक्वल टू 2a प्लस 4g। अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो हम t की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम इसको वहां पे पुट कर सके। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 2g आएगा, a प्लस 2g। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पुट t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें a चाहिए, सब कुछ a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो 2g साइन 30 माइनस टी की वैल्यू हमने कितना निकाला है, a प्लस 2g, a प्लस 2g इक्वल टू कितना था ma, मतलब 2a। अब चलो इसे सॉल्व कर देते हैं, 2g साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस a माइनस 2g इक्वल टू 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस जी है माइनस 2g है, तो क्या होगा माइनस जी इक्वल टू, ये माइनस ए है इधर आएगा प्लस ए हो जाएगा 3a। यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे a इक्वल टू निकल के आएगा -g/3। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, जो ब्लॉक 2 केजी का हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था वो निकल के आया है 2 केजी। देखो माइनस का मतलब ये है कि इसका क्या, जो हमने डायरेक्शन माना है ये जस्ट उसके अपोजिट है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, हमने माना इस डायरेक्शन में बट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी-कभी इसमें क्या होगा ना, आपसे पूछ लेगा कि किस डायरेक्शन में 2 केजी जा रहा है, तो आप क्वेश्चन इस डायरेक्शन में मान के सॉल्व किए हो तो उसको चेंज कर देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन नोट से ही था, इस सिमिलर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मेरा डिस्कस करने का एक ही मकसद है कि जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा ना, आप देखोगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा, केवल पूछने का तरीका बदल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 125 मीटर विथ चेंज इन वेलोसिटी एज 50 मीटर पर सेकेंड इन t टू t प्लस 1 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस 2 सेकेंड। देखो यार, एक कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे ही हमने इसको रीड किया तुरंत हमारे दिमाग में आया कि डिस्प्लेसमेंट अंडर 90 सेकेंड। हमने आपको एक फार्मूला, जब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको सिखा रहा था, वहां पे 90 सेकेंड में तय की गई दूरी का
मैंने एक डेरिवेशन और फार्मूला आपको सिखाया था और उस पे 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आप जाके लेक्चर में देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कराया हुआ है। अगर उसको उस लेक्चर को आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो है क्या, मान लेते हैं एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल आपका t इक्वल टू 0 से चालू किया मोशन करना, अगर यहाँ पे अभी रेस्ट में है मतलब v इक्वल टू 0 है। अब ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन t टू t प्लस 1 सेकेंड। t प्लस 1 सेकेंड में मान लेते हैं ये यहाँ पे आ जाता है t इक्वल टू t प्लस 1 सेकेंड। और अब वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो जा रही है, v इक्वल टू हो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। फिर अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद यहाँ से फिर ये आगे जाता है। अब t इक्वल टू कितना हो जा रहा है, t प्लस 2 सेकेंड। और जब ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना दूरी तय किया है, 125 मीटर। 125 मीटर यहाँ से इसने तय किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब इस पॉइंट से दूसरे सेकंड पे पार्टिकल कितना दूर गया है, आपको वो डिस्टेंस बताना है। एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, वो पूछ क्या रहा है, नहीं तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल ही नहीं पाओगे पूछना क्या चाहता है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा, वहां पे मैंने एक फार्मूला सिखाया था कि 90 सेकेंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस एन इक्वल टू यू, जहां आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आपको मैंने फार्मूला सिखाया था कि नहीं? सेम उसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसमें क्या हमें नहीं पता है, यू हमें पता है, भी ये सब हमें पता है, केवल हमें ए नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में ए निकालने का इसने यहाँ पे दे दिया है कि 50 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है t से t प्लस 1 सेकेंड में, मतलब हमें चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम पता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, जब यहां से यहां आई तो 50 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है 50, और टाइम कितना आपका हुआ t प्लस 1 सेकेंड से t से t प्लस 1 सेकेंड हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन निकल के आया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हुई? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं t प्लस 1 सेकेंड में। देखो अब कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना आप टाइम बचा लोगे। लेकिन मैं आपको बेसिक से सारा सिखा रहा हूं ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपसे कहीं भी मिस्टेक्स ना हो। t प्लस 1 सेकेंड। तो चलो डिस्टेंस अभी इन की वैल्यू क्या हो गई है, t प्लस 1। यहाँ पे हम पुट करते हैं u प्लस a बाई टू। ए की वैल्यू हमने यहाँ कितना निकाला है, 50। 50 बाई टू इंटू टू। अब n कौन से सेकंड में पूछ रहा है, t प्लस 1 सेकेंड में माइनस 1। चलो इसे सॉल्व करते हैं। एस टी प्लस 1 इक्वल टू यू प्लस 25। अब देखो यहाँ 2t आ जाएगा, जब 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस 2 ये माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1। समझ में आया ना मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया। और देखो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम निकाल रहे हैं t प्लस 1 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, 125 मीटर। तो चलो उसको पुट करते हैं, 125 बराबर u प्लस, अब 25 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 50t माइनस 25 का एक में करेंगे तो माइनस 25, और माइनस 25 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम 125 को एक मिनट, ये प्लस में आएगा ना, तो प्लस टू माइनस 1। अब इधर ये प्लस 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25। तो 100 इक्वल टू यू प्लस 50t। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो हमें एक इक्वेशन पता चल गई, जितना हमें इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ था। अब जैसे ये इक्वेशन पता चली, अब u प्लस 50t की वैल्यू पता चल गई, अब इसी का हम अगला इक्वेशन बनाते हैं और उसमें हम पुट करेंगे। तो चलो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट
कौन से सेकंड पे हमसे पूछा गया है? t+2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इन t+2 सेकंड। देखो यार कुछ नहीं है, केवल फार्मूले में वैल्यू उठा के रखनी है। एस टी प्लस टू इक्वल टू यू। ए की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तभी ये फार्मूला वैलिड होता है। ए की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई 2। अब टाइम कितना हो गया? कौन से सेकंड में पूछा जा रहा है? t+2 पे एन की वैल्यू -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एच टी प्लस टू इक्वल टू यू प्लस 25, और जब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2t+4 -1। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, एच टी प्लस टू इक्वल टू निकल के आएगा u प्लस ए 25 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ 50t, और यहाँ पे 4 में से एक गए 3, और 25 तियाँ 75। अब आप ध्यान से देखो, u प्लस 50t की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, कितनी है? 100। तो यहाँ मैं रख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ u प्लस 50t फ्रॉम कहाँ से? इक्वेशन 1 से। जब हम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो t+2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा? 100 प्लस 75, ये निकल के आपका आएगा 175 मीटर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 2 सही हुआ। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। ये तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको इतना लंबा ये लग रहा होगा। लेकिन देखो, अगर कोई नीट वाला जो प्रिपरेशन कर रहा होगा वो बंदा देख रहा होगा, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे नीट में भी आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्जामिनर नीट का जेई का पेपर प्रिपेयर करता है, वही नीट का भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगा। तो उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट अभी आ रहे हैं, जिस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फ्यूचर में भी उसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन यार अपने नोट से आया है। जब मैं फ्रिक्शन आपको सिखाया था, सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पे 3 से 4, एक नहीं 3 से 4 क्वेश्चन कराया हुआ था, अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास 1 kg। m इक्वल टू 1 kg है, जिसपे 10 न्यूटन का एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो इसको याद रखना, ये फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क किया गया उसका पूछ रहा है, न कि नेट फोर्स के द्वारा। कितने लोगों ने गलती कर दिया होगा एग्जाम में, को नेट फोर्स के द्वारा निकाल दिए होंगे। टेकिंग इट अप अलॉन्ग बाय 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है आपकी? 10 मीटर है, जो इंक्लाइंड प्लेन की है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। m, तो इसका ग्रेविटी आएगा mg। इसका इधर क्या कंपोनेंट एक निकल के आएगा? एंगल। इधर आपका निकल के आएगा, अगर ये 60 है तो ए भी 60, इधर निकल के आएगा mg cos 60 डिग्री। और म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है? म्यू एस की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1। यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। म्यू एस की जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो निकल के आएगा आपका mg cos 60, और यहाँ पे रखा हुआ है, तो इधर क्या आपका डेवलप होगा? इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये मोशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपका इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos 60। कुछ नहीं किया, बस फोर्स को रिजॉल्व किया, ये आपने कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा आपका? इधर लगेगा। एफ के से इसको नाम देते हैं। तो चलो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 0.1, और एन की वैल्यू कितनी है? mg cos 60। चलो अब इसको यहाँ पुट करते हैं। W इक्वल टू आपका क्या आएगा? एफ एस। एफ की वैल्यू है 0.1,
एम की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू पुट करते हैं 10, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कितना ऊपर जा गया है 10 मीटर। और ये किसके कारण आ रहा है, यहाँ देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लेके जा रहा है और फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन एक आपका निगेटिव फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव इसको लगा दे रहे हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू निकल के आएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 10 यहाँ हो जाएगा, ये निकल के आएगा -5 जूल। अब अपने से केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन आपका निगेटिव में आता है, तो माइनस हटा के कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन जी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मतलब 5 जूल आपका आंसर होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बताइए ये 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला है क्या? आप इसको रिजॉल्व करोगे, म्यू एम जी कॉस 60 इंटू 10 उसका मल्टीप्लाई कराए, आपको वर्क डन पता चल गया। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन जब मैं आपको लॉ ऑफ मोशन में फोर्स सिखा रहा था, सेम क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया हुआ, केवल ये 5 केजी 3 केजी ये सब चेंजेज होंगे, लेकिन सिमिलर टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे जी बताइए, जे लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि जेईई में बहुत टफ पेपर देता है। देखो ना, पेपर का कुछ लेवल है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहती इसलिए आपको टफ लगता है। आप लोग फालतू के बहुत ही एडवांस क्वेश्चन वो सब करते हो, जबकि वो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं तो उसको क्यों करना? आपको केवल एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको रिसर्च करना है। उसके लिए तो कॉलेज में जाओगे, वहां पे रिसर्च कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। बताइए इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है? लेकिन बहुत लोग इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए होंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को, जब भी एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल ब्लॉक जुड़े हो और स्ट्रिंग अलग अलग हो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको पूरा एक सिस्टम में मान लेता हूं और अपने को असलरेशन निकालना। मैंने यही सिखाया था ना कि सबसे पहले आप असलरेशन निकाल लेना। जब भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगेगा तो असलरेशन आपको चाहिए होगा। असलरेशन इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पे देखो सब हॉरिजेंटल रखे हुए हैं, तो इनका फोर्स तो कोई आएगा नहीं, केवल कौन सा फोर्स है? 80 न्यूटन का। 80 डिवाइडेड बाई 5 केजी प्लस 3 केजी प्लस 2 केजी, मतलब 80/10, और ये निकल के आएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना इजी, जैसे ही आपका असलरेशन आया काम आपका हो गया। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जो आपसे पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे? 2 केजी का बनाते हैं। एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ 2 केजी। अब 2 केजी ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो ये है 2 केजी का, इस पे आपका क्या लग रहा है? इधर आपका देखो 80 न्यूटन लग रहा है, तो ठीक है, इधर 80 न्यूटन, और इधर क्या लग रहा है? आपका टी लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहे हैं? नहीं। किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो चलिए समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब 80 माइनस टी इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 8। जब यहां से हम सॉल्व करेंगे, टी इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, टी इक्वल टू 80 माइनस 16, 8 दूना 16 होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टी यहाँ T1 है ना, T2 है, सॉरी, इसको यहाँ पे T2 है। तो T2 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 80 में से 16 गए, जब 80 में से 16 आप घटाओगे निकल के आएगा 64 न्यूटन। अब जैसे ही अपने को T2 पता चला, अब ये अपने को फोर्स पता चल गया, तो हम 3 केजी का एफबीडी बनाएंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, देखो सिमिलर क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया हुआ है, अगर आपको नहीं आइडिया है आप जाइए वहां पे, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ भी मैं इतने डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ कि आप ध्यान से सीखोगे, इसके रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली कर ले जाओगे।
3 केजी फ्री बॉडी डायग्राम जब 3 केजी का बना रहे हैं, इधर कितना फोर्स लग रहा है T2 और T2 की वैल्यू कितनी आई है 64 न्यूटन और लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है आपका T1। एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए समेशन ऑफ F इक्वल टू ma करते हैं। जब इसको हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, नेट फोर्स 64 माइनस T1 इक्वल टू 8 इंटू 3। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे T1 इक्वल टू आपका निकल के आएगा 64 माइनस 24 और ये निकल के आएगा आपका T1 इक्वल टू 40 न्यूटन। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन निकाला, फ्री बॉडी डायग्राम बना के T2 और T1 निकाला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, 40 न्यूटन और 64 न्यूटन। T1 और T2 पूछा था ना, तो T1 आया है 40 और T2 आया है 64। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर जरा सा आपने जल्दबाजी की, एग्जाम में देखो बहुत हड़बड़ी होती है, जरा सा जल्दबाजी आपने किया, सीधा आंसर निकाल के भी आप ऑप्शन गलत कर दोगे। तो T1 और T2 कौन कैसे पूछा है उसको पुट करिएगा ध्यान से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब फ्रिक्शन मैं आपको सिखा रहा था, सेम टाइप का क्वेश्चन और सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, जब फ्रिक्शन का आखिरी लेक्चर है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप जाके देखिए, उसमें मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट को वहां पे डिस्कस किया हुआ। केवल कर्व को मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था, बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, देखोगे ये भी आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। और लोग इसको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो तो इसको तुरंत 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर देगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह क्या रहा है, अ मास इज टू बी केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 सच दैट इट डज नॉट स्लिप, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एट विच इट शुड बी केप्ट इफ म्यू इक्वल टू 0.5। देखो ये कह रहा है कि कोई एक कर्व है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है, ये कोई एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आपको बोल रहा है कि इस पे एक मास रखा हुआ है और ये आपका इसका फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इक्वल टू है आपका 0.5। अब आपसे बोल रहा है कि हम इसको कितने हाइट तक ले जाएं कि ये स्लिप ना करे। जब इसको हम हाइट और ऊपर उठाना शुरू करेंगे, एक का नहीं स्लिप करेगा, एंगल ऑफ रिपोज जैसा है, फिर और ऊपर ले जाएंगे नहीं स्लिप करेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे लेके सपोज आएंगे तो ये क्या होगा, तुरंत नीचे आने लगेगा। तो वही आपसे वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसकी होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने नो स्लिपिंग का डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, आपको डिटेल में देखना है, लॉ ऑफ सॉरी फ्रिक्शन के चैप्टर में मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पे जाके इसको देख लीजिएगा। तो देखो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, अगर ये यहाँ से आपका थीटा एंगल बना रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ के, और इसको बैलेंस कौन करेगा, जो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, सॉरी आपका ये फोर्स इसको नीचे ले आएगा, जो ये फोर्स लगेगा, और नीचे अगर ये मोशन करेगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब इसका हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक थीटा आएगा, अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ये है आपका एम जी, ये आएगा आपका थीटा, इधर क्या आएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और इधर आपका क्या निकल के आएगा, एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे आपका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब अगर नो स्लिपिंग की कंडीशन है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि नहीं, आपका जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, एफ के मतलब फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए इस फोर्स के। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एम जी कॉस थीटा, यहां से आप देखो एन, म्यू एन ग्रेटर देन एफ, और म्यू एन की वैल्यू क्या है, अगली स्लाइड देते हैं, म्यू एन की वैल्यू क्या आई है, एम जी कॉस थीटा, ये आपका किससे ज्यादा है, एफ, और एफ की वैल्यू है एम जी साइन थीटा। देखो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ फिर से डिस्कस किया
कि अगर आपने कुछ नहीं किया, यहाँ इसको रिज़ॉल्व किया है, mg cos थीटा आया, इधर mg sin थीटा आया, अगर स्लिप नहीं होगा तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका इस फोर्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये आपका बॉडी स्लिप नहीं करेगी। बस अब इसको अरेंज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो mg से mg गया कैंसिल, म्यू ग्रेटर देन, अब cos थीटा का दोनों साइड डिवाइड करते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आपका निकल के आएगा म्यू ग्रेटर देन किसके बराबर, tan थीटा। अब देखो आप ध्यान से, अगर इसका मुझे स्लोप चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका स्लोप, dy बाई डी एक्स होता है कि नहीं। अगर किसी का स्लोप निकालना है तो चलो tan थीटा की जगह हम dy बाई डी एक्स रखते हैं, म्यू ग्रेटर देन डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी डी एक्स, वाई की वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर बाई 4। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, म्यू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई 4 मतलब ये आ जाएगा आपका 2x बाई 4। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे, म्यू आपका निकल के आएगा x बाई 2 से ज़्यादा होना चाहिए। म्यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और म्यू की वैल्यू अपने को दी गई है। म्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है। तो चलो इसे पुट करते हैं, 0.5 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स बाई 2। जब यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 ग्रेटर देन एक्स, 1 जो आपकी x की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर हमें x की वैल्यू 1 पता चल गई, चलो यहाँ अगली स्लाइड ऐड करते हैं। y बराबर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर बाई 4 ही है ना, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4y। अब आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखो, एक्स दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस साइड करेंगे, एक से ज्यादा या एक से कम होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो कितनी है, 4y। 4y आपका कम होना चाहिए किससे, 1 से। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो y लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4। तो जो आपका हाइट है वो 1 बाई 4 से कम या 1 बाई 4 के बराबर होना चाहिए, तो ये आपका ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। समझ में आया ना, मैंने इक्वलिटी यहाँ लगाई है, बस उसको अरेंज किया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये बॉडी कब स्लिप नहीं होगी, जब ये आपका फ्रिक्शन फोर्स या तो इस फोर्स के बराबर जो इसको डाउनवर्ड ला रहा है इससे ज्यादा हो, उसी कंडीशन को हमने यहाँ पे लगाया। इसके बाद उसको अरेंज किया, tan थीटा इक्वल टू पता होता है कि tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट किया एक्स स्क्वायर बाई 4। फिर म्यू की वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ x की वैल्यू पता चल गई। अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो 1 और कामा 1 बाई 4 आता, ये भी आपसे पूछ सकता है फ्यूचर के एग्जाम में। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहना कि कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कुछ भी पूछे आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन तो जब मैंने ये चैनल को चालू किया था और पहला चैप्टर आपको सिखा रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें एक टॉपिक लिया था वर्नियर कैलिपर्स। आप प्ले लिस्ट में जाके उसमें वर्नियर कैलिपर्स का देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नोट से ही उठ के आया हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं चेंजेस है, पूरा इन नोट्स का ही है, एक भी डेटा नहीं चेंज है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 49 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए, जो आपका लिस्ट काउंट होता है। देखो पूछने का तरीका केवल उसने बदल दिया है, लिस्ट काउंट ही पूछा है बट नाम बदल दिया है। नाम बदलने से क्या होगा, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, तो जो लिस्ट काउंट आएगा वही को हम वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें कह क्या रहा है, 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैंने आपको सिखाया था पहले एमएस वर्नियर स्केल और मेन स्केल के डिवीजन में जो रिलेशन है उसको निकाल लेने का।
तो हमें 1 किसकी वैल्यू चाहिए? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 का क्या है? मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 49/50 MSD। जैसे ये रिलेशन पता चला और यहाँ पे देखो MSD की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग 0.5 mm। अब लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? लिस्ट काउंट इक्वल टू जो दोनों में डिफरेंस आता है, किसमें किसमें? 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा? 1 MSD और एक VSD की वैल्यू आपने कितना निकाला है? 49/50 MSD। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो लिस्ट काउंट इक्वल टू आपका निकल के आएगा 50, ए 50 माइनस 49 MSD। जब इसको और सॉल्व करोगे लिस्ट काउंट इक्वल टू निकल के आएगा 1/50 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट आपका 1/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आया, लेकिन हमें मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया हुआ है 1/50 इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.5। जब यहाँ पे आप 0.5 रखोगे और इसको आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 mm। यहाँ ये mm में है, यूनिट लिखना ना भूलिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? 0.01 mm। तो देखो कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, एक भी डेटा नहीं चेंज हुआ है, ये हमारे ही नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये रहे जितने क्वेश्चन 30 जनवरी को पूछे गए थे, जितना टॉपिक हमने कवर किया हुआ था वर्क पावर एनर्जी के, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सबका हमने डिस्कस कर दिया। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप एग्जाम दे के आइएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को दिखा दूंगा, देखो ये इस कॉन्सेप्ट से हमारे ही नोट से पूछे गए हैं। तो इसलिए आप ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। मैं आपको एश्योरिटी दिला रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रुकेगा। बस आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए। एक बार में नहीं आता, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब वो कॉन्सेप्ट सीख में लेते हैं तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाइए और उसको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। अगले लेक्चर में जो 31 जैन का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन लेके आएंगे और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबका डिस्कशन करेंगे। देखो इसका मेरा डिस्कशन करने का एक ही मतलब है कि अगर फ्यूचर में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप उस क्वेश्चन को कर दे जाएं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।